तो कैसे भाई लोग, सब ठीक ही होंगे। चलो आज बात करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर के पार्ट 2 की, जिसमें हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने देखा था उसमें बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगता है उसकी बात की थी, और सेंट्रीपेटल फोर्स की भी बात की थी। ओके, अब इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो सो लेट द शो बिगिन। तो चलो दोस्तों, सीखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ जो ब्रह्मांड में हर जगह पर ये लगता है, वर्क करता है। तो ये लॉ क्या है? ये लॉ को हम इस तरह पढ़ेंगे तो उसको याद रखेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। दोस्तों, अगर आपको इसका मतलब इस नोट्स का हिंदी वर्जन चाहिए तो कमेंट में लिख देना। मैं आपको पीपीटी नहीं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको ये हिंदी वर्जन में चाहिए सब नोट तो हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप इसको नोट कर लो एक बुक में, या फिर उसका भी कमेंट करो। आपको बहुत तकलीफ होती है लिखने में तो मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ की, जो यूनिवर्सल लॉ है। तो जो पूरा यूनिवर्स है, ये इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं। ठीक है, आपको अगर ये लॉ याद रखना है तो 3 सेंटेंसेस आपको कंप्लीट समझने होंगे। पहला है कि यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है, पहली बात। दूसरी बात कि उसके बीच जो अट्रैक्शन होता है, जो एक्सट्रेक्शनल फोर्स होता है, वो कितना होगा? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो जो दो ऑब्जेक्ट है उसके मासेस के मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, हम दो मासेस का मल्टीप्लाई करेंगे और जो मिलेगा वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स। ठीक है, अगर मासेस बढ़ते हैं दो ऑब्जेक्ट की, या एक भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो सामने उसके बीच वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी बढ़ेगा। अगर मास घटता है तो फोर्स भी घटेगा। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस जो हमें समझना है वो ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और किस पे डिपेंड करता है? तो वो जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कि वो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स। ठीक है, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो सामने जो फोर्स है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि वो जो फोर्स है वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, ये 3 सेंटेंस आपको ठीक से याद करने हैं, बाद में उनको कंबाइन कर देना है तो आप ये यूनिवर्सल लॉ को बिना रट्टा मारे इजीली आपके दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिखते हैं कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स इनके बीच लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उनका प्रोडक्ट ऑफ मासेस है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका हम स्क्वायर करें तो। ठीक है, उस स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कितना होगा। तो दोस्तों, हम लेते हैं दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते ही,
लेकिन मैं लेता हूं एक अर्थ और एक मून। ठीक है, चलो इन दो ऑब्जेक्ट, ये भी दो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, कि हम अर्थ पे रहते हैं और चंद्रमा हमें पृथ्वी से दिखता है। ठीक है, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट है और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका मास है कैपिटल एम और जो मून है उसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। तो चलो हम एफ का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना फोर्स पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगता है। आप इस एग्जाम्पल को ठीक से समझना, क्योंकि हमने यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उनके बीच का आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने पृथ्वी और चंद्रमा लिया है। चलो अब इस जो ये हमारा लॉ है उसके साथ इनका मास और ये फोर्स और डिस्टेंस वो सब कंबाइन करते हैं और क्या मिलता है देखते हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन खास पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल लॉ है जो ग्रेविटेशन का, उसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको डिराइव करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको कैसे लाना है, तो हमने जो 3 सेंटेंस याद किए थे, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ के, उसमें से 2 सेंटेंस जो है उसके उसको यूज करके हमें फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इंटू एम। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, जो ये लॉ है उसका सेकंड जो सेंटेंस था वो क्या कह रहा था कि जो फोर्स होता है वो फोर्स जो मास होता है, मास का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है उसका मास है, हमको उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों जो मासेस हैं उसका प्रोडक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के साथ, मतलब के फोर्स के साथ। अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है वो भी बढ़ेगा। अगर मास घटता है तो फोर्स भी घटेगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये वो हम जानते हैं। ये सेकंड सेंटेंस है। और इसका थर्ड सेंटेंस क्या बोला था कि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिए तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका फॉर्मूला ये होगा F इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। आप ये भी बोल सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में d डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। इन दोनों फॉर्मूला को हम कंबाइन कर देते हैं तो नया फॉर्मूला हमको मिलेगा। वो क्या मिलेगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन d²। ठीक है, इसमें से F निकाला, उसमें से F निकाला, यहाँ पर डाल दिया। तो इसमें से हमको क्या डालना पड़ेगा, m इंटू एम डालना पड़ेगा और उसमें से d² डालना पड़ेगा। d² नीचे आएगा, ठीक है, उसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन d², ये फॉर्मूला आएगा। अगर हमें यहाँ से जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो निकालना है तो हमें डालना पड़ेगा कोई कांस्टेंट। यहाँ पर हम किसका कांस्टेंट डालेंगे, तो ग्रेविटेशन की बात की थी, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम g डालेंगे। तो नया फॉर्मूला ये होगा F इज इक्वल टू g इंटू एम अपॉन d²। यहाँ पर जो g है उसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं और इसको दूसरा नाम ये भी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में ये सेम ही होगा। ठीक है जी, तो F इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन d², ये फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, F। अब इसके बाद हम G का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, उसका वैल्यू और उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो ये है F इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन d²। और इसमें हम जो G है उसका फॉर्मूला बनाना है। तो m इंटू एम है
वो वहीं पर रखेंगे, डी स्क्वायर है वो नीचे से ऊपर ले जाते हैं एफ के पास, तो एफ इंटू डी स्क्वायर मिलेगा। एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन। अगर हमको जी को सेंटर में लाना है तो एम इंटू एम हमको नीचे लाना पड़ेगा, तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम आएगा और एक तरफ मिलेगा जी। तो जी का फॉर्मूला ये होगा, जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूला में जो यूनिट्स है वो डालते हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो फोर्स है एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन है, एन डी का जो यूनिट है वो है मीटर, एम मासिस का यूनिट हम किलोग्राम में लेते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ जी मिलेगा इज एन इंटू एम स्क्वायर इंटू के जी रेस टू -2। ये है ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसका वैल्यू एक साइंटिस्ट ने निकाला था, वो था 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू के जी रेस टू -2। और इसका वैल्यू किसने निकाला था? हाँ, ये साइंटिस्ट थे। आपने ही निकाला था ना? तरुण सर, मैं हूं हेनरी कैवेंडिश और मैंने ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू निकाला था। तो ये है हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने जो यूनिवर्सल कांस्टेंट था वो जी का वैल्यू निकाला था। उनने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद उनको मिला था जी का वैल्यू जो 6.673 इंटू 10⁻11 था। तो हम उनका क्रेडिट क्यों ले, ये उनको ही मिलना चाहिए। बहुत ही महान साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। चलो हम फिर हमारे ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा। आपने सोचा होगा कि सर पृथ्वी और चंद्रमा की आपने एग्जाम्पल तो लिया, लेकिन उनके बीच का एग्जैक्ट कितना फोर्स लगता है वो तो नहीं बताया। तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है। क्या चीज़ें चाहिए होगी? तो डी मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है डी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। एम मतलब पृथ्वी का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg एंड स्मॉल एम है जो चंद्रमा का जो मास है 7.4 इंटू 10⁻22 जी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट हेनरी कैवेंडिश ने निकाला 6.7 यहाँ हम लेते हैं और 10⁻⁻11 है। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होगी, ये वैल्यू हमें चाहिए होगी। और जो हमने फॉर्मूला निकाला था F इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, इसमें ये सब चीज़ें हम डाल देते हैं तो बहुत ही बढ़िया मस्त मसालेदार बन जाएगा इसका इक्वेशन, और वही ये होगा। ठीक है, अब ये आपको जो मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन है, वो आप अपने आप कर लेना। तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, इसलिए न्यूटन लिखा है। मतलब कि यहाँ पर जो हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का फोर्स मिलता है वो इतना है। आप देखो 10⁻20 जो फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 10⁻20 घात मिली है, 10⁻20 मिला है। ठीक है, ये है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो। ठीक है, तो दोस्तों हमने चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो भी निकाल लिया। ठीक है, आप अपने तौर पर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और इतना जो आंसर है वो लाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो क्या है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या होता, तो चलो समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पूरे ब्रह्मांड में लगता है, उसका यूज़ क्या है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर वो ना होता क्या होता, तो पहला द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये जो फोर्स है हमें बाइंड करता है पृथ्वी के साथ। अगर ये फोर्स नहीं होता तो हम पृथ्वी पर नहीं रह पाते। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर होता है प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, और हम होते हैं। ये सब पृथ्वी पर क्यों रह पाते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं, घर बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी है, अर्थ है, वो हमें बाइंड कर कर रखती है, सारे ऑब्जेक्ट को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, इसीलिए हम पृथ्वी पर रह पाते हैं। वरना क्या होता? वरना ये भाई है, ये जंप लगाते
तो चले जाते हैं आकाश में। ये जो हिरन है वो अगर ये भी जंप लगाता तो ये भी ऊपर चला जाता, फिर कब वापस आते? शायद एकदम कम होता ग्रेविटेशन तो शायद वापस भी नहीं आता पाते। मतलब कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, बाइंड करके रखती है, इसीलिए ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर रह पाते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो जीवन है वो भी इम्पॉसिबल होता। इसके लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी है, ठीक है। और दूसरा है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो मून है हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये किसकी वजह से? तो इसकी वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हमारे पास चंद्रमा ना होता तो बहुत सारे इसके गंभीर परिणाम होते जिसको पृथ्वी को भुगतना पड़ता। चंद्रमा भी, ये हमारा जो बाइनरी सिस्टम है पृथ्वी और मून, इसके लिए भी ये जरूरी है पृथ्वी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर चंद्रमा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चंद्रमा और जो पृथ्वी है इसके बीच का ग्रेविटेशन भी, ये ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि यही इसी ग्रेविटेशन की वजह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है। तीसरा है द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। मतलब कि जो सन है उसके अराउंड जो प्लैनेट है वो मोशन करते हैं, वो भी इस ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। जो सूर्य है, हमारा सन है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट, हमारे 8-9 प्लैनेट घूमते हैं, ठीक है। बहुत सारे एस्टेरॉइड भी सूर्य के आसपास घूमते हैं, वो सब भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो पता नहीं कौन सा प्लैनेट कहाँ घूमता होता, रॉग प्लैनेट की तरह। आपको पता है ना रॉग प्लैनेट क्या होता है? जो वो प्लैनेट के जिसका कोई तारा ना हो, वो रॉग प्लैनेट एक रेगुलर स्पीड पर, एक रेगुलर वेलोसिटी के साथ वो कांस्टेंट एक ही पथ पर, डायरेक्ट पथ पर चलता रहता है, उसे रॉक प्लैनेट कहते हैं। अगर ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, शायद सूर्य ही ना हो, तो पृथ्वी भी एक रॉक प्लैनेट बन जाएगा और पता नहीं कहाँ घूमेगा। और चौथा है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। पृथ्वी पर टाइड्स आती रहती हैं। क्यों? आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो हम पृथ्वी का जो 3 हिस्से हैं उसमें पानी है, वो जानते हैं। और वो पानी है वो अट्रैक्ट होता है चंद्रमा और सूर्य की तरफ, ठीक है। सूर्य की तरफ कम अट्रैक्ट होता है, चंद्रमा की ओर ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा ज़्यादा नज़दीक है। जो टाइड्स आती हैं वो डायरेक्टली इस पे डिपेंड करती हैं चंद्रमा। मतलब अगर चंद्रमा पृथ्वी की इस डायरेक्शन के पास होगा तो इस भाग में, पृथ्वी के इस भाग में जो समुद्र का पानी है वो ऊपर आएगा, उसे हम टाइड कहते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से वो पानी ऊपर आता है। अगर वो चंद्रमा उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है, ठीक है। उसकी वजह से पृथ्वी के जो ओशन से समुद्र है उसमें टाइड्स आती रहती है और सूर्य का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो टाइड्स भी इसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन के बटन दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए, तो हमारी जो नए वीडियो आएंगे उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के वीडियो को शेयर करते रहिए, तो आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो भाई लोग चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सबा खैर, आवजो। भाई लोग अब तो स्मार्ट क्लास 9 और 10 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने तो टॉप किया था, आप भी करोगे